ये कैपेसिटर का सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की। और डायरेक्ट फॉर्मूला हम पढ़ेंगे कि सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्योंकि उसका डेरिवेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो हम उसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम इसमें? सबसे पहले आप सेटअप समझिएगा, अरेंजमेंट समझिए। ये कोई प्लेट है, ठीक है, इसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया है ताकि इसका जो चार्ज है वो कहीं और जगह ना जा पाए, ठीक है। इस प्लेट को हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। इस प्लेट को हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरी प्लेट पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी प्लेट पर। अब सपोज इस पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से इसकी इधर वाली सरफेस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ रही है वो है सिग्मा। कितनी आ रही है? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? क्यू बाय ए होता है, मतलब क्यू बाय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा। ये जो हमने प्लेट ली है इसका सरफेस एरिया ए। अब ये आपको 2D में एक लाइन की तरह दिख रही है, लेकिन आप सपोज करेंगे इस तरह से हमने कोई प्लेट अरेंज करी हुई है, ठीक है। प्लेट है जिसकी कुछ ये लेंथ है और कुछ विड्थ है। लेंथ और विड्थ की वजह से क्या आ जाएगा? एरिया। और इसके जो पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज है दैट इज सिग्मा। तो सिग्मा को हम क्या कह रहे हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं? इस प्लेट को नाम दे दो, मान लो ए। इसके पास में एक और प्लेट लेकर आ रहे हैं जो कि अनचार्ज्ड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब बताइए, इंडक्शन की वजह से जब इसको पास में लेके आ रहे हैं तो इंडक्शन की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज के कारण नियरर सरफेस पे अनलाइक चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? अनलाइक चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मान लो ये नेगेटिव चार्ज इधर वाली सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। इनिशियली ये न्यूट्रल थी, अगर लेफ्ट साइड इसके नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो बताइए राइट साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमने इंडक्शन की प्रोसेस में पढ़ा था अच्छे से। पॉजिटिव चार्ज आ गया राइट साइड। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके राइट साइड को अर्थ से कनेक्ट कर दे रहे हैं। किससे कनेक्ट कर दिया हमने? अर्थिंग कर दी, इसके अर्थ से कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। और इधर वाली जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कैपेसिटर बन गया है, ठीक है। कैपेसिटर के टाइम पे हमने देखा था कि इसी टाइप का जो अरेंजमेंट है वो कैपेसिटर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस प्लेट पे सरफेस में मान लो क्यू चार्ज है। कितना है? क्यू। पॉजिटिव क्यू मतलब प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है। कितना चार्ज है? प्लस क्यू। तो हम इसको सिग्मा इधर प्लस क्यू चार्ज लिख देते हैं कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है। तो बताइए इसकी इनर वाली सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा क्या? क्योंकि इंडक्शन की वजह से इक्वल चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर इधर प्लस क्यू है तो उधर कितना हो जाएगा? माइनस क्यू, ठीक है। अब अगर मान लो इस प्लेट की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कुछ चार्ज है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर वाली प्लेट की वजह से, लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट की वजह से, दैट इज E1। E1 इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये डायरेक्टली हम कैसे लिख पाए? आपको याद होगा अपने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था, शायद आई थिंक 4th नंबर की एप्लीकेशन थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट की वजह से हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी। उसका फॉर्मूला यही आया था। सिमिलरली हम E2 भी फाइंड आउट करेंगे। E2 आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसमें डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है और साइन का भी। अब E1 जो हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसलिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। और E2 किसकी वजह से हो रहा है? नेगेटिव चार्ज की वजह से, इसलिए माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और सिग्मा ही क्यों लिया? क्योंकि देखिए दोनों का एरिया इक्वल है। जो प्लेट ए का एरिया वही प्लेट ए बी का भी एरिया है, और जो प्लेट ए पर चार्ज है वही चार्ज प्लेट बी पर भी है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की इक्वल है। लेकिन पोलरिटी डिफरेंट होने की वजह से इस पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव है और इस पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव है। इतना समझ में आया? अच्छा, अब हमें नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, वो कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू ई। हम फाइंड आउट करते हैं, ई इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे कितना होगा। अब देखिए मैंने आपको जो एप्लीकेशन पढ़ाई थी गॉस थ्योरम की, उसमें बताया था कि अगर हमें दो पैरेलल प्लेट के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स के लिए कैसे करेंगे।
अगर हम इस प्लेट के लेफ्ट में जाते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। हमने जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन उसको पॉजिटिव मान रखा है और बैकवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव है। अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव है, राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव। अच्छा बताइए, ये जो फर्स्ट प्लेट है ए, इसके हम राइट में जाने की कोशिश करें, क्योंकि हम इस रीजन में फाइंड आउट करना चाहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड में इस रीजन में फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो बताइए हम राइट में जा रहे हैं, तो राइट में जा रहे हैं तो E1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, अब जो प्लेट बी है उसकी वजह से लेफ्ट में आना चाह रहे हैं क्या, जो भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगी प्लेट बी की वजह से वो लेफ्ट साइड ही तो होगी। तो लेफ्ट साइड के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते कि नहीं लगाते हैं? अगर राइट के लिए पॉजिटिव तो लेफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो E1 की वैल्यू है सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू माइनस तो ऑलरेडी था ही सही, एक माइनस और है तो माइनस माइनस प्लस सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों को ऐड करा देते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में आ चुकी है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी। अब हमें क्या पता करना है, देखिए एक रिलेशन और था। सपोज करते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, इनका जो सरफेस एरिया है वो a है, सरफेस एरिया a है, और दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। आपको बताया था हमने कि रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, माइनस dv बाई dr। ये था कि नहीं था? अच्छा, नेगेटिव साइन बता रहे डायरेक्शन को, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है तो माइनस के साइन को हटा देंगे, dv के प्लेस पे v लिख देते हैं तो यहाँ पे r हो जाएगा। अब बताइए r के प्लेस पे हमें डिस्टेंस पता करनी है, तो डिस्टेंस कितनी है दोनों प्लेट के बीच की, d। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू v बाई डी। E की वैल्यू ये भी है, E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v बाई डी। सिंस लगा के सिंस E इज इक्वल टू v बाई डी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में E है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो हम इनको इक्वेट करा देते हैं। तो इक्वेट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, v बाई डी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू सिग्मा d बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यूज आ गई दोनों प्लेट्स के बीच में। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q बाय V होता है। अरे आपको पता है ना, सिंस ये हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, V की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, तो C इज इक्वल हो जाएगा Q बाय सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमें नहीं पता कितना चार्ज है, हमें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, तो हम क्या कर रहे हैं, A का मल्टीप्लाई भी करा रहे हैं और A का डिवाइड भी करा रहे हैं, और ये Q बाय A जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बन जाएगा। तो C इज इक्वल टू देखिए सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट, पलट के कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, उधर बचेगा सिग्मा D। सिग्मा से सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो C इज इक्वल टू है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इट इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये उसका फॉर्मूला आएगा। ठीक है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, फैरेड। ठीक है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब फॉर्मूले से क्लियरली आपको पता है कि जो C है, कैपेसिटी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। कौन कौन से वो फैक्टर्स, एक तो एरिया, एक है एप्सिलॉन नॉट और एक है D। ठीक है, अब एरिया क्या होगा कि अगर हमें एक ऐसा कैपेसिटर बनाना है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एरिया को बढ़ा देना है। ठीक है, अगर प्लेट्स का एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे उसकी कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो मतलब अगर आपको कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसका एरिया इंक्रीज करना होगा। दिख रहा है फॉर्मूला से कि कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। अगर आपको कैपेसिटी बढ़ानी है, एक और तरीका, डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या कर दो, कम कर दो, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अगर दोनों प्लेट्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होंगी, बहुत पास होंगी, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं कैपेसिटी कम करनी तो प्लेट्स को सेपरेट करा दो, बहुत ज्यादा दूर ले जाऊँ। ठीक है, तो जो कैपेसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D के। और एक और चीज है, कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट के, और एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या हो जाएगा, मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। ये है मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स, मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स, टू प्लेट्स। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच का जो मीडियम कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है,
अभी तो यहाँ पे हमने एयर या वैक्यूम पुट करा हुआ इसलिए एप्सिलॉन नॉट लगा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम भी रख देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा। और एप्सिलॉन आर मैंने आपको बताया था रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता है। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो आपको मैंने पहले बता रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो इसकी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए वैल्यू डिफरेंट होती है। अब समझना, अगर मान लो यहाँ पर एयर है, ठीक है, तो फॉर्मूला यही है एज इट इज है। तो सी फॉर एयर मतलब कि अगर कैपेसिटी निकालना चाहते हैं इस सिस्टम के लिए जब एयर है तब कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी ही होगा, ठीक है। ये हो गया किसके लिए, एयर के लिए। अब अगर हम क्या करते हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में प्योर वाटर को रख देते हैं, तो प्योर वाटर के लिए जो एप्सिलॉन आर है वो 81 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम एप्सिलॉन आर भी लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जब प्योर एयर है तो एप्सिलॉन आर नहीं आएगा। और जब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वाटर पुट कर देते हैं, वाटर फिल कर देते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में, तो उसके लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होगी वो 81 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 81 रख देंगे। तो सी ये तो है एयर के लिए, और अब हम वाटर के लिए निकालते हैं तो वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और ये कितने टाइम्स, 81 टाइम्स। अब आपको दोनों फॉर्मूले से क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में पुट कर देते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कितने टाइम्स, जितने उसका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होगी उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए अगर आपको किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की या किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो आप उनके बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल कर दीजिए ताकि उसकी कैपेसिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। एयर या वैक्यूम रखेंगे तो कैपेसिटी बहुत ही कम होगी। जैसे जैसे हम इसमें कुछ अच्छा डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते चले जाएंगे कैपेसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। अच्छा एक बात और, क्या होगा अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच में मेटल को फिल कर देते हैं, ठीक है। दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हम मेटल फिल कर देते हैं तो बताइए मेटल तो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस प्लेट पर आप चार्ज देते जाएंगे, वो चार्ज ट्रांसफर होकर दूसरी वाली प्लेट पे ज्यादा चला जाएगा, और दूसरी वाली प्लेट अर्थ से कनेक्टेड है, वो पूरा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। मतलब कि आप इसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि अर्थ में ही चार्ज आ रहा है और अर्थ की कैपेसिटी हम इनफाइनाइट मानते हैं। तो यहाँ से आप ए प्लेट पे चार्ज देते चले जाएंगे, वो मेटल की वजह से बी प्लेट पे ट्रांसफर होता चला जाएगा और बी से कहाँ चला जाएगा, अर्थिंग पे। अब फॉर्मूले से देखते हैं बात ट्रू है कि नहीं। अब फॉर्मूला क्या कहता है कैपेसिटी का, वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय पी। वो कब होता है ये वाला फॉर्मूला, जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने फिल करा हुआ है, ठीक है। अब एप्सिलॉन आर किसी मेटल के लिए जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। किसी मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। मतलब कि आप इसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करके रखवा सकते हैं, लेकिन वो यूजलेस है क्योंकि पूरा चार्ज कहाँ जा चुका है, अर्थ में। अब हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसलिए हम कभी भी दो मेटल्स के प्लेट के बीच में किसी मेटल को नहीं रखते हैं। हाँ, हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं जिसके जो एप्सिलॉन आर है, मतलब कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, वो ज्यादा तो हो लेकिन इतनी ज्यादा ना हो कि चार्ज ही यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाए। समझ में आया आप लोगों को, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया और इसके हमने जो डिफरेंट केसेस देखे वो भी समझ में आ गए। अच्छा यहाँ पे देखिए, देख लीजिए आप किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट करते हैं। डिपेंडेंसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एरिया पर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और मीडियम के भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यह यूं कहते हैं डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। सर हेडिंग लिख लीजिए, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। वही डायग्राम बनाते हैं इसका। डायग्राम में क्या करा हमने, सबसे पहले एक प्लेट ले ली है, स्फेरिकल है, ठीक है। इसके सराउंडिंग में एक और प्लेट हमने लगा दी है, ये भी स्फेरिकल है। अब क्या कर रहे हैं हम, अंदर वाली प्लेट को किसी वायर के थ्रू चार्ज पहुंचा रहे हैं, ठीक है। चार्ज कैसे पहुंचा रहे हैं, यहाँ से हमने क्या करा, बाहर वाली जो प्लेट है स्फेरिकल प्लेट, उसमें कुछ ड्रिल वगैरह कर लिया है और यहाँ से हमने इसको चार्ज पहुंचा दिया है।
अब जो अंदर वाली प्लेट पे चार्ज पहुंचा है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इसके पूरी सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये जो स्फेरिकल प्लेट है इसकी रेडियस जो हमने है वो आर ए सपोज कर ली है। कितनी है, आर ए, अंदर वाले के लिए आर ए सपोज कर लिए। और जो आउटर स्फीयर है उसकी जो रेडियस है वो आर बी है। कितनी है, आर बी। अब ये देख सकते हैं आप कि अंदर वाली सरफेस की आउटर सरफेस पे, अंदर वाली स्फीयर की आउटर सरफेस पे अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट है, तो बाहर वाली जो स्फीयर है वो अगर न्यूट्रल है तो इंडक्शन की प्रोसेस होगी। इंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, और आउटर स्फीयर की इनर सरफेस पे, क्या कह रहे हैं, आउटर स्फीयर की इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव चार्ज आएगा, और जितना नेगेटिव चार्ज इनर सरफेस पे आया है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पे भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आउटर सरफेस जो है उसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे इसकी, ताकि जो आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है वो कहाँ जा सके, अर्थ में जा सके। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और जो आउटर सरफेस है, आउटर स्फीयर की जो आउटर सरफेस है वो हो जाएगी न्यूट्रल। ठीक है, इस तरह से वो क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। तो ये हमारा कैपेसिटर बन गया है। ठीक है, कैपेसिटर बन गया है, इससे इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। हम इस पर क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा चार्ज स्टोर करवा सकते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि इसका पोटेंशियल कितना होगा और इसका पोटेंशियल कितना होगा। अब आपको पता है कि पोटेंशियल जो स्फेरिकल स्फीयर की वजह से होता है, स्फेरिकल सरफेस की वजह से होता है, वो उतना ही होता है जितना पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं, अगर हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहें तो ये अज्यूम कर सकते हैं जो पूरा जो चार्ज इस स्फेरिकल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इस पॉइंट पे एक्यूमुलेट होगा, ये मान के निकाल सकते हैं। तो V ऑफ 1 मतलब कि पोटेंशियल एट इनर सरफेस पे, या V ऑफ A फाइंड आउट करें हम, V ऑफ A क्या हो जाएगा, वही होगा जो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय A। ठीक है, क्या, सॉरी, Q बाय R वो भी कौन सा R A, क्योंकि इनर वाली सरफेस के लिए रेडियस क्या है, R A है, तो Q बाय R A हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये Q बाय R A है। अब अगर मैं आउटर वाले स्फीयर की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगा, VB। अगेन फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे क्योंकि ये भी स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस पे अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो क्या अज्यूम कर लेते हैं, जितना भी चार्ज है वो इस पॉइंट पे एक्यूमुलेट हो चुका है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे एक्यूमुलेट हो चुका है तो कितना चार्ज है, टोटल Q, तो ये इसकी वजह से पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय RB। अब ध्यान देने वाली बात ये, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा -Q बाय RB, क्योंकि देखिए आउटर सरफेस की इनर, आउटर स्फीयर की इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, इसलिए आ जाएगा -Q। टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब देखिए जो पोटेंशियल है वो कौन सी क्वांटिटी, स्केलर, तो डायरेक्ट हम ऐड करा देंगे VA प्लस VB को, VA प्लस VB को डायरेक्टली ऐड कराएंगे तो वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय RA माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय RB। ठीक है, इसमें से कॉमन निकाल लेते, जो भी टर्म कॉमन आ पा रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन निकाल लिया, 1/RA माइनस 1/RB, इसका एलसीएम भी ले लेते हैं इधर, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा RB माइनस RA अपॉन में RA RB। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, नेट पोटेंशियल। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V होता है। ठीक है, वो पोटेंशियल की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो C इज इक्वल टू जाएगा Q बाय V के प्लेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q RB माइनस RA अपॉन में RA RB। ठीक है, Q से Q कैंसिल हो गया। अब जो भी डिनोमिनेटर में इसको रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA RB और अपॉन में होगा
आर बी माइनस आर ए, ये फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का, और यूनिट वही होने वाली क्या, फैरेड। साइड में आपको अरेंजमेंट क्या हुआ, ये स्फेरिकल प्लेट थी जिसको हमने किसी तार से इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि यहाँ पे हम क्या पहुंचा सकते हैं, चार्ज पहुंचा सकते हैं। हमने इसकी सरफेस पे क्यू चार्ज पहुंचा दिया है जिसकी रेडियस आर ए है। आउटर स्फीयर जो है उसकी रेडियस आर बी है। इंडक्शन की वजह से इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसको हमने अर्थिंग कर दिया आउटर सरफेस को, तो पूरा पॉजिटिव चार्ज में चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और अंदर वाली सरफेस पे आउटर स्फीयर की नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा और ये नेगेटिव। अब हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला कैसे लगा दिया, उसका रीजन ये है कि हमने जब देखा था क्या फाइंड आउट करने के लिए कि पोटेंशियल फाइंड आउट करना हमने सीखा था, तो उसमें देखा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल वही होता है जो स्फेरिकल सरफेस के लिए पोटेंशियल होता है। मतलब कि अगर मान लो हम स्फेरिकल सरफेस के लिए पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं तो इसको पॉइंट पर कंसंट्रेटेड चार्ज की वजह से पोटेंशियल जितना आएगा उतना ही इस केस में भी आएगा। तो हमने डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे हमने इस तरह से सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कैपेसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे किसके लिए, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए। सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर डायग्राम आप इसका समझ लें, फिर आज के बाद इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे हम क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इसका डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा। जैसे कि हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, ये कोई सिलेंडर हो गया हमारे पास, इसकी इनर वाली सरफेस को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसके आउटर भी क्या है, एक और सिलेंडर हमने बना दिया है। ठीक है, उसका आउटर भी एक और सिलेंडर है। ठीक है, इस तरह से आउटर सिलेंडर हो गया। अब हमने क्या कर रखा है कि अंदर वाली सरफेस को कोई चार्ज देने के लिए यहाँ पे वायर कनेक्ट कर दिया, तो इस सरफेस पे, अंदर वाली पूरी सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से आउटर सिलेंडर की इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पूरी सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाने वाला है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज अगर इनर सरफेस पे आया तो आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज अगेन। हम आउटर सरफेस को क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, इसकी अर्थिंग कर दी तो ये जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और बाहर वाली जो सरफेस है आउटर स्फीयर की वो हो जाएगी न्यूट्रल। इस तरह से हमने सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर बना दिया। अंदर वाले जो सिलेंडर है उसकी रेडियस जो है अगेन आर ए सपोज करेंगे, आर ए, और जो आउटर सिलेंडर है उसकी जो रेडियस है वो हो जाएगी आर बी। ठीक है, अब इसके लिए जो कैपेसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक और चीज, इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो है एल। ठीक है, सिलेंडर की लेंथ क्या है, एल। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला है इसका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपन में लॉग टू द बेस ई आर बी बाय आर ए। जो ग्रेटर रेडियस है वो न्यूमरेटर में, जो स्मॉलर रेडियस है वो डिनोमिनेटर में। तो आर बी बाय आर ए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लर्न कर लें, उसको हम इस्तेमाल करेंगे कोई न्यूमेरिकल जब आएंगे तब। ठीक है, तो इसका हमारा हो गया आज का लेक्चर कंप्लीट। हमने आज क्या क्या देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फिर इसका स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला देखा, और हमने अभी देखा सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर का। ओके।